अब तक आपने पढ़ा संध्या अपने मायके अपनी छोटी बहन की सगाई में गई थी। वहां सब लोगों ने उसके पति और ससुराल को लेकर ताने मारे, अफवाहें फैलाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब संध्या तय करती है कि वह सब कुछ ठीक करेगी, पर सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। और तभी उसे एक फोन आता है जो उसे भयभीत कर देता है। आखिर कौन था वो? अब आगे। संध्या मायके से वापस लौट आई थी। गाड़ी में बैठे हुए उसके मन में एक तूफान चल रहा था। आरव गाड़ी चला रहा था, वही शांत, संयमी, कुछ न बोलने वाला पति। संध्या बार बार उसके चेहरे को देखना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उसने सब सुन लिया होगा? क्या उसे पता है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे? नवीन ने अचानक कहा, थक गई हो शायद? संध्या ने सिर झुका लिया। हाँ, थोड़ा। घर पहुंचते ही खाना खा लेना। माँ ने कहा है तुम्हें ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। इतनी सादगी, इतनी चिंता, और वो जो खुद अपने ही पति की छवि खराब करने में लगी थी। संध्या के गले में शब्द अटक गए। उसने बस खिड़की से बाहर देखा, धुंधली सड़कें, गुजरती लाइटें और भीतर जलती हुई शर्म की लौ। घर पहुंची तो सास रसोई में थी। दिव्या ने दौड़कर गले लगाया। भाभी, आ गई आप? सगाई कैसी रही? संध्या ने हंसने की कोशिश की। अच्छी थी भाभी, माँ आपकी बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं बहू घर का सुख है। ये सुनकर संध्या का दिल भारी हो गया। क्या सच में वो घर का सुख थी, या वो वही थी जिसने इस घर का नाम हर किसी की जुबान पर मजाक बना दिया था? संध्या ने उस रात कोई बात नहीं की। रात के खाने के बाद सीधे कमरे में चली गई। आदित्य, उनका बेटा, उसके पास ही था। खेलते खेलते सो गया। उसने उसे सीने से लगाकर कहा, माँ अब किसी से कुछ नहीं कहेगी बेटा, कभी नहीं। अगले कुछ दिन संध्या ने खुद को घर के कामों में झोंक दिया। रोज सुबह उठती, सास के साथ पूजा करती, दिव्या को कॉलेज के लिए टिफिन देती, दुकान से लौटने पर आरव को गर्म खाना देती। घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर भीतर अब भी एक डर था। वो डर कि कहीं किसी रिश्तेदार की कोई नई बात, कोई पुराना ताना फिर सबके सामने ना आ जाए। लेकिन आरव ने कभी कुछ नहीं कहा। वो जैसे जानता था संध्या खुद अपने अपराध बोध से लड़ रही है। रात करीब 11 बजे मोबाइल बजा। अनजान नंबर था। संध्या ने रिसीव किया। हेलो? एक धीमी भारी आवाज आई। तुम्हारे पति के बारे में कुछ सुनना चाहोगी? कौन बोल रहा है? बस इतना समझ लो, जो बातें तुमने बोली थीं अब वो सच्ची लगने वाली हैं। क्या मतलब? संध्या की सांस रुक गई। कल अखबार देख लेना, सब सच सामने आ जाएगा। कॉल कट गया। संध्या के हाथ कांप रहे थे। आरव कमरे में सो रहा था। उसने उसकी तरफ देखा। क्या मैंने अपने ही शब्दों से ये आग लगाई है, या वाकई कुछ ऐसा छिपा है जो मैं नहीं जानती? सुबह 4 बजे से ही उसे नींद नहीं आई थी। जैसे ही पेपर वाला अखबार डालकर गया, वो दौड़ कर लाई। पहला ही पन्ना पढ़ते ही दिल दहल गया। स्थानीय व्यापारी आरव शर्मा पर टैक्स धोखाधड़ी के आरोप। वो पन्ना हाथ से छूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। क्या ये वही आरव है? क्या ये वही आदमी है जिसे वो हमेशा ईमानदार समझती थी, या ये किसी साजिश की शुरुआत है? सुबह गली में हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा था। सुना, शर्मा जी के बेटे का नाम अखबार में आया है। हाँ, बीवी तो पहले से दुखी थी, अब तो देखो। संध्या पर्दों के पीछे से सुन रही थी। हर शब्द जैसे एक चाकू बनकर उसके दिल में उतर रहा था। वो सीधी दुकान की ओर भागी। दुकान बंद थी। सामने पुलिस और 2 रिपोर्टर खड़े थे। किसी ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। आप कौन हैं? मैं आरव शर्मा की पत्नी हूं। एक कांस्टेबल बोला, आपके पति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके पार्टनर विकास शर्मा पर आरोप है कि उसने टैक्स पेपर में हेराफेरी की है, लेकिन सब दस्तखत आपके पति के नाम से हैं। संध्या की आंखों में सन्नाटा था। विकास? वो बुदबुदाई, वो तो घर भी आता था। वही तो असली आरोपी है, भाग गया है। संध्या वहीं बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। उसे अब समझ में आने लगा, वो कॉल उसी विकास का था। शाम तक आरव वापस आया, थका हुआ पर शांत। संध्या उसके सामने दौड़ी। आरव, अखबार में जो छपा है वो झूठ है ना? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सब झूठ है। मैंने सब दस्तावेज जमा कर दिए हैं। पुलिस को सब मिल जाएगा।
बस थोड़ा वक्त चाहिए। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पहले ही सबको तुम्हारे बारे में गलत बातें बताई। अब जब तुम सच में निर्दोष हो तब भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, संध्या, लोग क्या सोचते हैं वो हमारे हाथ में नहीं, पर हम क्या सोचते हैं ये हमारे हाथ में है। संध्या चुप रही। उसका अपराध बोध अब एक तपस्या बन चुका था। एक दोपहर दरवाजा खुला और मां सामने खड़ी थी, चेहरे पर चिंता, आंखों में सवाल। संध्या, सब ठीक तो है? जी मम्मी, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं अखबार में कुछ छपा था, दुकान में कोई झगड़ा हुआ। संध्या चौंकी। क्या? नहीं तो। बेटा, अब छिपाना मत, अगर कुछ है तो बता दे, हम हैं ना तेरे साथ। संध्या का दिल धड़क उठा। उसे लगा अब भी दुनिया वही मान रही है जो उसने कभी खुद कहा था। उसने मां के सामने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी, मैंने ही सब गड़बड़ की थी। मेरे गुस्से ने, मेरे शब्दों ने लोगों को ये सब कहने की हिम्मत दी। आरव वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मां की आंखें भर आईं। बेटा, जुबान के तीर कभी वापस नहीं आते, लेकिन अगर तू सच में बदल गई है तो वक्त तेरी बातों का प्रमाण देगा। कुछ दिनों बाद सत्य सामने आया। विकास गिरफ्तार हुआ। आरव निर्दोष साबित हुआ, लेकिन मोहल्ले की औरतें फिर भी चुप नहीं हुईं। मंदिर में ताईजी बोली, देखा, भगवान ने तेरे पति को बचा लिया, पर तू तो बहुत परेशान रही होगी। संध्या मुस्कुराई। हाँ ताईजी, पहले इसलिए परेशान थी क्योंकि लोग मेरे बारे में सोचते थे। अब परेशान नहीं हूं क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया है। मतलब ये कि जब तक मैं अपनी ही बातें दूसरों को सुनाती रही, लोग मुझे दुखी समझते रहे। अब मैंने चुप रहना सीख लिया है, और अब वही लोग मेरी शांति से जलते हैं। रात को संध्या बालकनी में बैठी थी। चांद की रोशनी में आदित्य उसकी गोद में था। आरव उसके पास आकर बैठा। अब डर नहीं लगता? संध्या ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, क्योंकि अब समझ आ गया है, मर्यादा दीवार नहीं होती जो टूट जाए, वो भरोसा होती है जो निभाई जाए। आरव ने उसका हाथ थामा। अब लोग कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ेगा। संध्या मुस्कुराई, क्योंकि अब मेरी मर्यादा मेरे शब्दों में नहीं, मेरे कर्मों में है। रात गहरी हो चुकी थी। संध्या ने आसमान की तरफ देखा। आंखों से एक आंसू गिरा, पर चेहरे पर सुकून था। हाँ, अब मेरी मर्यादा सच में मेरे ही हाथों में है। कभी कभी हमारी अपनी जुबान ही हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम दूसरों से अपनी कहानी बांटते हैं और वो उसे अफवाह बना देते हैं। इज्जत कोई विरासत नहीं, बल्कि आदत है। जिसने अपनी मर्यादा को समझ लिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो कहानी की बगिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि कहानियों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, और यही है कहानी की बगिया की पहचान।